डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़फ़र मीर आपको इस वीडियो में वेलकम करता हूँ। ये इस वीडियो की कंटिन्यूशन है जो अभी आपने देखी है, जो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है। एजुकेशनल असेसमेंट और मेजरमेंट के ऊपर जो पहली वीडियो है उसका ये फ़ेज़ 2 है। इसमें कम्प्रिहेंसिव मैं आपको जो है ना वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। तो हम रिलायबिलिटी तक पहुँचे थे। तो रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वो क्या है? रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स। तो जो कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स है वो उसमें फ़र्दर बात यह है कि वैलिड, अगर कोई टेस्ट रिलायबल है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वैलिड भी हो, मे आर मे नॉट बी वैलिड। लेकिन अगर कोई टेस्ट वैलिड है तो वो ज़रूरी रिलायबल होगा। ठीक है। जो रिलायबिलिटी की एविडेंसेस हैं उसमें जो सबसे पहला एविडेंस है वो है टेस्ट रीटेस्ट का। टेस्ट रीटेस्ट में आप क्या करते हैं कि एक ही टेस्ट एक ही ग्रुप से 2 दफ़ा लेते हैं। यानी एक अभी आप लेंगे फ़र्ज़ करें और फिर आप कुछ देर बाद, कुछ वक्फे बाद, 10 दिन बाद, 1 माह बाद दोबारा लेंगे। सेम टेस्ट सेम ग्रुप से 2 दफ़ा लेंगे और उसका कोरिलेशन देखेंगे। अगर रिलेशनशिप पॉजिटिव आया, स्ट्रॉन्ग आया, तो हम कहेंगे कि ये टेस्ट स्टेबल है। और याद रखिएगा जो अचीवमेंट टेस्ट हैं उनके लिए टेस्ट रीटेस्ट ज़्यादा सूटेबल है। और अक्सर मैंने देखा है कि रिसर्चर्स ने जो रेटिंग स्केल्स होते हैं, जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं ख़ास तौर पे, उनके ऊपर टेस्ट रीटेस्ट जो है ना वो नहीं लगाया होता, बल्कि क्राउनबैक अल्फ़ा लगाया होता है जो कि इंटरनल कंसिस्टेंसी है। तो हमें ये देखना है कि किस टेस्ट के लिए कौन सा रिलायबिलिटी का एविडेंस आपको रिक्वायर्ड है। अच्छा, इस तरह फिर एक स्प्लिट हाफ़ है। स्प्लिट हाफ़ में क्या करते हैं, एक ही टेस्ट लेते हैं एक ग्रुप से, और उस टेस्ट के जो स्कोर आते हैं उनके इवन जो आइटम्स हैं उनके मार्क्स अलहदा कर लेते हैं और ऑड आइटम्स के ऊपर मार्क्स अलहदा कर लेते हैं। फिर उन दोनों के ऊपर कोरिलेशन का टेस्ट लगाते हैं और हमें पता चलता है स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आए तो हम कहते हैं कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी के तहत जो टेस्ट है वो इंटरनली कंसिस्टेंट है। इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर करने के लिए हम जो है ना वो स्प्लिट हाफ का जो है टेस्ट स्प्लिट हाफ मेथड भी यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद एक होता है क्राउनबैक अल्फ़ा जो इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर करके देता है। ठीक है। इसी तरह जो कुडर रिचर्डसन 2021 फार्मूला है उससे भी हम इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर करते हैं। अल्फ़ा में और KR में एक फ़र्क है। KR20 उस वक्त लगाना है जब आपको डाइकोटमस डाटा होगा, येस नो की फॉर्म में होगा। ठीक है। लेकिन अगर डाटा जो है वो डाइकोटमस हो या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस पे हो, जैसे लिकर्ट स्केल टाइप होते हैं, लिकर्ट टाइप स्केल्स होते हैं, उनके में 2 से ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं, तो उनके ऊपर फिर हम क्राउनबैक अल्फ़ा जो है ना वो लगाते हैं। ठीक है। लेकिन अगेन क्राउनबैक अल्फ़ा भी इतनी कोई स्ट्रॉन्ग मेजर नहीं है किसी भी टेस्ट की यूनिडायमेंशनल होने की। अल्फ़ा हमें टेस्ट की यूनिडायमेंशनलिटी की तरफ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं देता, क्योंकि आप n बढ़ाते जाते हैं, आइटम्स बढ़ाते जाएँ, आपका अल्फ़ा बढ़ता जाता है। ठीक है। n कम करते जाएँ तो आपका अल्फ़ा जो है ना उसकी वैल्यू कम आती है। तो ये भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग मेजर नहीं है रिलायबिलिटी के बारे में ना। फिर इसके बाद है इंटर-रेटर। इंटर-रेटर रिलायबिलिटी क्या है? रेटिंग में कंसिस्टेंसी है कि नहीं। एक ही पेपर को अगर 4 लोग चेक करें तो उनके मार्क्स देने में कंसिस्टेंसी है कि नहीं है। अगर इसको आप मेजर करते हैं तो ये इंटर-रेटर रिलायबिलिटी होती है और ये परसेंटेज में मेजर होती है। ठीक है। फिर इसके बाद आइटम डिफ़िकल्टी है। आइटम डिफ़िकल्टी में आप क्या करते हैं, ये देखें, जो आइटम डिफ़िकल्टी है उसमें आप बेसिकली करेक्टेड आइटम्स, अगर किसी ने करेक्ट आइटम्स किए हैं, फ़र्ज़ कर लें एक आइटम था उसके ऊपर 10 लोगों ने आप जो है ना वो टेस्ट दिया था, उस 10 में से जितने लोगों ने उसको करेक्ट किया है, नंबर ऑफ़ करेक्ट रिस्पॉन्सेज, ठीक है, 10 में से 7 लोगों ने करेक्ट किया तो 7/10। ठीक है। और अगर 100 स्टूडेंट्स थे जो अपीयर हुए थे, उन्होंने किसी एक आइटम के ऊपर 80 लोगों ने करेक्ट रिस्पांस दिया तो 80/100। ठीक है। तो वो 0.8 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह करेक्शन जो फार्मूला है गैसिंग के लिए, करेक्शन फॉर गैसिंग, ये क्या है? R - W/M-1। ये R क्या है? राइट ऑप्शंस या राइट आंसर्स, नंबर ऑफ राइट आंसर्स माइनस रॉन्ग आंसर्स डिवाइडेड बाय M-1। M क्या है? M बेसिकली नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। अगर आपका MCQ है तो ये 4 - 1, अगर ट्रू फॉल्स है तो ये 2 - 1 जो है ना इससे कैलकुलेट होगा।
अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन निकालने का भी फार्मूला है। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ टेस्ट आइटम जो है ना वो +1 और -1 के दरमियान होती है। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई अचीवर्स माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लो अचीवर्स ओवर 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, टोटल जो स्टूडेंट्स की तादाद है ना ये वो है, यानी पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने हाई अचीवर्स की, लो अचीवर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और फिर उनका डिफरेंस लेना है, और फिर 0.5 टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जिन्होंने वो टेस्ट दिया है। ठीक है, इसी तरह फिर हम फैक्टर एनालिसिस करते हैं। अच्छा, जो फैक्टर एनालिसिस है ना वो बेसिकली अगर थ्योरी मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है, तो हम जो है वो कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस कर लेते हैं कि थ्योरी मौजूद है, उसके सब कंस्ट्रक्ट्स मौजूद हैं और हमें सिर्फ कंफर्म करना है कि हमारे सोशो इकनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में इस थ्योरी के जो फैक्टर्स हैं इधर भी वही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और अगर आपने नए फैक्टर्स खुद बनाने हैं, कंस्ट्रक्ट एक मौजूद है, उसके सब कंस्ट्रक्ट्स आपने बनाए हैं और आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन कौन से और कंस्ट्रक्ट्स हैं जो इस एक कंस्ट्रक्ट के साथ जुड़े हैं। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं? एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, यानी जब आप क्रोनबेक अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेना रिलायबिलिटी कोफिशिएंट और आप ये अंडरस्टूड हो जाए कि अब इंटरनल कंसिस्टेंसी है, यूनी डायमेंशनल हैं आइटम्स, अब आप फर्दर जो है ना फैक्टर एनालिसिस की तरफ जाएं और ये बताएं कि इस फैक्टर के कौन कौन से सब फैक्टर्स हैं, वो आपको एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस से पता चलेगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसी तरह सोशियोमेट्रिक जो है ना और सोशियोग्राम। सोशियोमेट्रिक बेसिकली ग्रुप में जो लोगों के रिलेशनशिप होते हैं और उनका जो स्ट्रक्चर पाया जाता है रिलेशनशिप का, वो सोशियोमेट्री कहलाती है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप या स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप विद इन द ग्रुप, वो सोशियोमेट्री है। और सोशियोग्राम बेसिकली एक ग्राफ को कहते हैं जिसके ज़रिए से हम जो ग्रुप के लोगों के दरमियान या मेंबर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जाता है, जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको जब ग्राफ के ज़रिए से दिखाते हैं तो वो सोशियोग्राम कहलाता है। अच्छा, इसी तरह अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है? जो आप क्लासरूम टेस्ट लेते हैं वो अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है, जो आपकी अचीवमेंट मेजर करता है, कॉग्निशन मेजर करता है। और ये दो तरह के होते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट भी होते हैं और नॉन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट भी होते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट वो होते हैं जिसमें पास फेल जो है ना वो आप किसी क्राइटेरिया के मुताबिक रख के करते हैं। जैसे 33 मार्क्स वाला पास है, 60 मार्क्स वाला पास है, तो वो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है। ठीक है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होता है वो बेसिकली एक स्टूडेंट की जो स्कोर्स हैं उसको क्लास के बाकी स्टूडेंट्स के स्कोर्स के साथ रिलेटिव स्कोरिंग करके हम उसको ग्रेड करते हैं या मार्क्स देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद पर्सनैलिटी के टेस्ट हैं जिसमें हम पर्सनैलिटी के ट्रेड्स मेजर करते हैं, फीलिंग्स और इमोशंस मेजर करते हैं, उनके करैक्टर्स मेजर करते हैं, करैक्टरिस्टिक्स। और ये प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड दो तरह की होती है, यानी पर्सनैलिटी के टेस्ट जो प्रोजेक्टेड भी होते हैं और नॉन प्रोजेक्टेड भी होते हैं। अच्छा, जो नॉन प्रोजेक्टेड होते हैं उसमें कौन से हैं? सेल्फ रिपोर्ट है किसी स्टूडेंट की या किसी इंडिविजुअल की, मुख्तलिफ़ किस्म के रेटिंग स्केल्स हैं, इन्वेंट्रीज़ हैं पर्सनैलिटी की, थमेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, इसी तरह वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं उनके जुमले लिखने होते हैं, उसमें से पर्सनैलिटी मेजर की जाती है। कुछ जुमले लिखे होते हैं, आधे उनको कंप्लीट करना होता है, उसमें से आपकी पर्सनैलिटी मेजर की जाती है। कुछ स्टोरीज़ लिखवानी होती हैं आपसे, उन स्टोरीज़ में से आपकी पर्सनैलिटी के बारे में प्रेडिक्शंस की जाती हैं। फिर इसी तरह प्रोजेक्टेड टेस्ट है जैसे इंक ब्लॉट टेस्ट। इंक ब्लॉट टेस्ट में आप इंक फेंकते हैं, जो भी शक्ल बनती है आपसे पूछा जाता है कि आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है और उसके ऊपर आपकी फिर पर्सनैलिटी मेजर की जाती है। इसी तरह मुख्तलिफ पिक्चर्स आपको दिखाई जाती हैं ह्यूमन की और उसके ऊपर आपको कहा जाता है स्टोरी लिखें और आपकी असेसमेंट होती है। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? जो आपकी हिडन एबिलिटी मेजर करता है, हिडन पोटेंशियल मेजर करता है एप्टीट्यूड टेस्ट ना। और ये जैसे सेट ये साइकोलॉजिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इससे आप जो है ना स्टूडेंट्स का या इंडिविजुअल्स का जो है ना वो एप्टीट्यूड मेजर करते हैं और हिडन पोटेंशियल आप उसकी मेजर करते हैं। स्पीड और पावर टेस्ट में क्या फ़र्क है? जो स्पीड टेस्ट है ना उसमें नंबर ऑफ टाइम फिक्स होता है और आपको ये कहा जाता है कि इस फिक्स टाइम के अंदर आप जो है ना जितनी भी आइटम्स आप अटैम्प्ट कर लेंगे, इस टाइम बाउंड है, आइटम जितनी भी अटैम्प्ट करेंगे तो ये आपकी स्पीड निकलेगी ना, स्पीड हमें मेजर होगी। और इसके बाद जो पावर टेस्ट है उसमें आप टाइम को ज़रा ज़्यादा एम्पल टाइम दे देते हैं और आप कहते हैं कि ये आइटम्स हैं इनको आप करें, और आइटम्स यूजुअली सिंपल टू कम्प्लेक्स बनाई जाती हैं, लिखी जाती हैं, सवालात आसान से मुश्किल होते हैं
पहले आपको आसान करने होते हैं फिर मुश्किल करने होते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली टाइम जो है उसकी लिमिट ज़्यादा होती है। टाइम आपको मैक्सिमम दिया जाता है कि आप मैक्सिमम टाइम में उसको सॉल्व करें, तो आप पावर टेस्ट इसको कहते हैं। फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का हमने जो है ना वो डिस्कस किया था डिटेल में, पहले भी कुछ वीडियोस इस पे बनाई थी और आपको शेयर भी की थी। उसमें क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव दो तरह की बेसिकली स्टैटिस्टिक है ना, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डाटा के मेन फीचर्स बताती है, और उसमें हमने जो डिस्कशन ज़्यादा की थी वो सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन पे थी। सेंट्रल टेंडेंसी किसी भी डाटा का सेंटर बताती है, ठीक है। अगर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करें तो वो 3 तरह की हैं, यानी डाटा के सेंटर की जो टेंडेंसी मेजर करनी है तो वो मीन, मीडियन, मॉड से मेजर होती है। मीन जो है वो इंटरवल डाटा के ऊपर लगाया जाता है, कॉन्टीन्यूस डाटा के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। और मीन जो है ना अफेक्टेड होता है आउटलायर्स या एक्सट्रीम वैल्यूज़ की वजह से। अगर किसी डाटा के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं तो उसकी वजह से मीन अफेक्ट होता है, यानी कोई बहुत बड़ी वैल्यू या बहुत छोटी हो तो मीन की वैल्यू वेग हो जाती है। हमें सबसे पहले डाटा को नॉर्मल करना होता है और आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर मीन कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। मीन के लिए अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। मीडियन जो है वो ऑर्डिनल डाटा के लिए लगाया जाता है। पहले सबसे पहले डाटा को अरेंज किया जाता है इनटू ऑर्डर, और फिर उसके बाद जो है ना वो मीडियन कैलकुलेट किया जाता है। ऑर्डिनल डाटा के लिए अरेंजमेंट ज़रूरी है, और अनग्रुप्ड के लिए अगर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं तो मिडल वाली मीडियन होती है, और अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं और आपके पास अनग्रुप्ड डाटा है तो फिर दरमियान वाली जो 2 हैं उनका मीन निकाल लेते हैं, तो वो मीडियन हो जाता है। इसी तरह जो मॉड है वो मोस्ट अकरिंग वैल्यू है डाटा के अंदर, और एक से ज़्यादा मॉड हो सकते हैं डाटा के, लेकिन डाटा जो है ना वो नॉमिनल फॉर्म में होता है तो उसका मॉड कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह जो आप डिस्पर्शन कैलकुलेट करते हैं वो क्या है, स्प्रेड ऑफ डाटा फ्रॉम मीन। मीन से डाटा कितना फैला हुआ है, और उसमें जैसे रेंज है, रेंज कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू डाटा की और मिनिमम वैल्यू डाटा की इनका डिफरेंस रेंज आता है, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द डाटा, वो रेंज आ जाता है। और इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन डिवाइडेड बाय n और स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली आपको ये बताएगा कि आपका डाटा मीन से कितना स्प्रेड आउट हुआ है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बड़ी आएगी तो इसका मतलब है हम ये ज्यूम करते हैं कि डाटा के अंदर आउटलायर्स हैं, डाटा जो है ना वो हेट्रोजीनियस है, और हमें पहले आउटलायर्स आइडेंटिफाई करने हैं ताकि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इसकी वैल्यू मिनिमाइज हो या कम से कम हो, ठीक है। आई होप कि आपको मेजरमेंट एंड असेसमेंट से रिलेटेड कुछ मालूमात मिल गई होंगी। कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अल्लाह हाफिज़।